सो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है लोक सेवा आयोग की तरफ से। परमानेंट, जी हाँ, परमानेंट गवर्नमेंट लेक्चरर वैकेंसी आ चुकी है। कॉलेज लेवल पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो टोटल चेंज हो चुका है। आपको समझना पड़ेगा टोटल वैकेंसी कितनी है, किस तरह से अप्लाई करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको फेस करते हैं, मतलब एज क्राइटेरिया। अब यहाँ पर आपको कोई एज लिमिट है ही नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नो एज लिमिट, ठीक है ना, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 65 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है इन्होंने। और ये पढ़ भी सकते हैं आप। आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 1/8/2025 के हिसाब से होगी। बाकी ये वाले पॉइंट्स आप पढ़ लेना, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब टोटल वैकेंसी के मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो होने वाली हैं 349 टोटल वैकेंसी होने वाली हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पर दो अलग अलग लेवल की वैकेंसी हैं। एक लेवल 9 की वैकेंसी है और एक लेवल 10 की वैकेंसी है। तो इसमें डिफरेंस समझना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ वैकेंसी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए हैं, कुछ वैकेंसी यहाँ पर उन कॉलेजेस के लिए हैं जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह कि पे लेवल भी थोड़ा सा अलग देखने को आपको मिलेगा दोनों में, लेवल 10 और लेवल 9 में। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, अगर आप लेवल 9 पर अप्लाई करना चाहते हैं तो खाली मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आप इंजीनियरिंग फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने एमटेक कर रखा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक कर रखा है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे इन्होंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है, आपके पास अगर बीई हो, बैचलर इंजीनियरिंग, या फिर बीटेक हो, या फिर बीएस हो, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास डिवीजन होनी चाहिए, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। रही बात साइंस और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की, तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 9 वाली जो वैकेंसी है इसमें इन्होंने ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। लेवल 10 वाली जो वैकेंसी है इसमें इन्होंने नेट की रिक्वायरमेंट मांग रखी है, ठीक है ना। इसमें अगर आप इंजीनियरिंग लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास गेट भी होना चाहिए, ठीक है ना, गेट भी होना चाहिए जो इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है। चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए ये वाले जो पॉइंट नंबर 8 है, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले यहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए जो चयन का आधार है, राजकीय पॉलिटेक्निक्स, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक्स जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, इसमें व्याख्याता मतलब लेक्चररशिप की जो वैकेंसी है इसमें विवरणी के आधार पर चयन किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें जो आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्लस आपका इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, रिटन टेस्ट नहीं होगा, होगा ही नहीं। आपका एपीआई चेक किया जाएगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू जो होगा आपका 20 नंबर का होने वाला है। तो ये समझ लीजिए। देखिए दोनों का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होगा। अगर आप साइंस और ह्यूमैनिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं उसका क्राइटेरिया अलग है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया अलग होने वाला है। तो क्राइटेरिया थोड़ा सा समझ जाइए एपीआई का यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए मैंने एपीआई का अभी एक वीडियो और बनाई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी निकली थी उसमें बताया था मैंने, वो एक अलग क्राइटेरिया था, इसमें थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर अलग अलग आपको परसेंटेज अगर हैं, जैसे कि सपोज दैट अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपकी परसेंटेज थी 60% या फिर उससे ज़्यादा, तो उसके 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी परसेंटेज 55 और 60 के बीच में थी तो उसके 10 नंबर रहते हैं। अगर 45 और 55 के बीच में थी तो उसके 5 नंबर रहते हैं। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एम टेक हो गया या फिर एमएससी हो गया या फिर एमए वगैरह हो गया, उसमें अगर आपकी 60% या उससे ज़्यादा थी तो उसके 20 नंबर रहते हैं। इसी तरीके से 55 और 60 का देख लेना, तो इसमें आपका 15 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आपने एमफिल कर रखा है, ये किन लोगों के लिए है, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए है। एमफिल का कोई भी मतलब नहीं है इंजीनियरिंग फैकल्टी वालों से, ये समझ जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या फिर साइंस वाले सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 60% से ज़्यादा आपकी परसेंटेज थी या फिर 60% थी तो 7 नंबर उसके मिलते हैं।
अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो उसके 15 नंबर मिलते हैं। वैसे हमने देखा था, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर 25 नंबर थे किसके, पीएचडी के। लेकिन यहाँ पर 15 नंबर हैं। ये थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसके थोड़ा सा अलग प्रावधान है, ठीक है ना। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए, तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो खाली जेआरएफ के ही 15 नंबर मिलेंगे आपको। आ रही बात समझ में? अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर जेट क्वालिफाई कर रखा है, मतलब झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके 10 नंबर रहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास नेट ना होने के बेसिस पर आपके पास गेट होना ज़रूरी है, GAT गेट होना ज़रूरी है। इसमें परसेंटाइल आपकी देखी जाएगी, उसके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी 95 परसेंटाइल थी या फिर उससे ज़्यादा थी तो 15 पॉइंट्स उसके मिलेंगे। अगर 90 और 95 के बीच में थी तो 12.5 यहाँ पर पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। गेट का स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने PhD वगैरह कर रखी है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करे हैं, तो यहाँ पर आपको हर एक पेपर के लिए कितने नंबर मिलेंगे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल आपको 8 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, तो हर एक साल के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 4 नंबर मिल सकते हैं। इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 3 नंबर यहाँ पर आपको अवार्ड कैटेगरी में आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं, जिसमें 3 नंबर तो खाली इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अवार्ड हैं तो मिल सकते हैं। स्टेट लेवल के अवार्ड हैं तो 2 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे वो 3 ही मिलेंगे। ये समझने वाली बात है। रही बात आपकी इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के जो नंबर रहने वाले हैं वो 20 नंबर रहने वाले हैं। ये पॉइंट समझने वाले हैं, ठीक है ना। ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इसमें कहीं पर भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। आ रही बात समझ में? रिटन टेस्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। उससे पहले ये समझ लीजिए कि अगर किसी के पास कोई शख्स ऐसा है जो सोशल साइंस या फिर मतलब उसमें अप्लाई करना चाहता है साइंस में या आर्ट्स वगैरह में, उसने एमफिल भी कर रखा है और पीएचडी भी कर रखा है, तो दोनों के अलग अलग नंबर नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 15 ही नंबर मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी शख्स ने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है, नेट भी क्वालिफाई कर रखा है और जेट भी क्वालिफाई कर रखा है, तो ऐसा नहीं है तीनों के अलग अलग नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, आपको मैक्सिमम 15 नंबर ही मिल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अवार्ड कैटेगरी में भी मैक्सिमम आपको 3 नंबर ही मिल सकते हैं, तो ये समझने वाली बात है। इसके अलावा देखिए, रूल्स समझ जाइए, उसके बाद यहाँ पर आप देखना सारी चीज़ें, ठीक है ना। एज पर द point number 1 to 8 the above table, merit list will be made and 5 times candidate against each post will be called for document verification। देखिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब एपीआई स्कोर जो चेक होगा वो लगभग 5 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अमंगस्ट द कैंडिडेट प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 टाइम्स कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपका जो सिलेक्शन होगा ना, पॉइंट नंबर सी पढ़ लीजिए। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन एज पर द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड एज पर द मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर द एकेडमिक रिकॉर्ड एंड अचीवमेंट एंड इंटरव्यू एज पर द टेबल अबव। अब आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब एपीआई स्कोर और प्लस आपका इंटरव्यू, वो तय करेगा आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करे हैं और आप समझना चाहते हैं कि रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के नंबर आपको कैसे अलॉट होंगे, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे रखी है, ये आप पढ़ लेना। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, वहां पर पूछ लेना आप मुझसे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा, वो रुक जाइए, पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, पॉइंट नंबर 2 देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बोथ एकेडमिक एंड इंटरव्यू स्टेजेस। आपका एकेडमिक प्लस इंटरव्यू ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजकीय पॉलिटेक्निक्स, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता मतलब लेक्चररशिप के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए जो इवेल्युएशन ऑफ वर्क नॉलेज होगा एंड टीचिंग स्किल एंड रिसर्च परफॉर्मेंस होगा एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन और एकेडमिक रिकॉर्ड्स, सभी के कुल प्राप्त अंक मतलब जो टोटल आपको नंबर मिलेंगे को जोड़कर न्यूनतम लगभग मतलब मिनिमम कम से कम इतनी तो परसेंटेज आने चाहिए आपके। मतलब यहाँ पर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और टीचिंग स्किल वगैरह सारी चीज़ों को जोड़कर
आपको कम से कम इतनी परसेंटेज तो लानी है अगर आप ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। लगभग 40% तो मिनिमम है, इतने तो लाने चाहिए अगर आप EWS हैं या फिर जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप OBC हैं तो 36.5 है, अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो 34 हैं, और इसी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के लिए तो 32 है। ठीक है ना, यहाँ पर इतना तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा, और यही वाली जो परसेंटेज है यही आपके लिए साक्षात्कार के लिए भी है, इंटरव्यू के लिए भी है। इंटरव्यू में भी इतनी ही परसेंटेज मिनिमम तो लानी पड़ेगी आपको क्वालिफाई होने के लिए। तो ये है आरक्षण का जो लाभ मिलेगा वो झारखंड के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, जो झारखंड के परमानेंट जो रेजिडेंट हैं उन्हें ही मिलेगा। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, वो थोड़ा सा समझ जाइए आप, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लेवल 9 की और लेवल 10 की ये वैकेंसी है, और इसमें जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होने वाला है, और मतलब ये आपको चेक करेंगे 2 साल तक, उसके बाद ये परमानेंट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, तो ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है जिसमें 21 वैकेंसी हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 40 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 66 वैकेंसी हैं, ड्रेस और डिज़ाइन गारमेंट में 10 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 45 हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 19 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 18 वैकेंसी है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके ये 18 वैकेंसी है, इंटीरियर डिज़ाइन में 4 वैकेंसी हैं, मैथमेटिक्स में 30 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं 43 वैकेंसी हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के अंदर 4 हैं, और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में 5 हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर 8 वैकेंसी, फिजिक्स में आपकी 14 वैकेंसी 14 है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं 349 वैकेंसी, मतलब 349 वैकेंसी यहाँ पर आपकी होने वाली है। अब ये जो वैकेंसी है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन SC ST OBC वगैरह यहाँ पर दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, और इसमें आपका ये आया कहाँ से, ये आया है लोक सेवा आयोग झारखंड से आया है। ठीक है ना, बाहर वाले अभ्यर्थी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है ना वो है 12 मार्च, तो काफ़ी टाइम है अभी, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो भी हम समझ लेते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सिलेबस की तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि यहाँ सिलेबस के बेसिस पर तो होना ही नहीं है, आपका तो रिटन टेस्ट होगा ही नहीं। यहाँ आपका API देखा जाएगा, ओके, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसे संभाल के पढ़ लेना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। आपको यहाँ पर जो फीस वगैरह सबमिट करनी है वो आप देख सकते हैं। ये अनारक्षित मतलब UR कैंडिडेट और EWS या फिर OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये फीस है। इसके अलावा जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं SC ST उनके लिए 150 रुपये फीस है, ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना, तो सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा वो हम बता देंगे आपको। और चलिए, ये भी बात हो गई, समझ लेते हैं। हाँ, देखिए, आपको पहले ऑनलाइन जो फॉर्म है वो उसे फिलअप करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है ना, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसमें कुछ ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जिनकी लिस्ट दे रखी है, ये आपको अटैच करने रहेंगे। अटैच करने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, परीक्षा का नाम, आवेदक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अगर इसमें आप कुछ मिस करेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और उसके बाद क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आने के बाद। उसके बाद क्या करना है, देखिए, ये एड्रेस आपको याद रखना है, कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्कुलर रोड, रांची। इस एड्रेस पर आपको भेज देना है इसकी, और मतलब जो हार्ड कॉपी होगी वो। और हार्ड कॉपी सबमिट करने की जो डेट है, लास्ट डेट है, वो 25 मार्च तक है। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, टाइम लीजिए, इस नोटिफिकेशन को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, संभाल कर पढ़ना है, कोई गलती ना हो जाए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, हम इसका प्रूफ भी आपको दिखा देंगे। देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाइए, ये है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है ना, यहां से आपको करना है OTR, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना,
और ये रहे आपके डिफरेंट टाइप्स के जो मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाए थे। तो देखिए हमने जो नोटिफिकेशन दिखाए थे वो ये सारे नोटिफिकेशन है। इसमें कुछ और नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब जो जनरल वाली वैकेंसी हैं उसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जनरल की भी वैकेंसी है, ऐसी बात नहीं है। देखिए अनरिजर्व वाली जो वैकेंसी है उसमें तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहे बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें झारखंड वालों को ही अप्लाई करना चाहिए क्योंकि उन्हें ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। बात तो सही है। चलिए ये बात मैंने आपको बता दी, और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.